हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आप सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में, जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग परीक्षा वाला जो रियल बिहार पुलिस का प्रश्न है उसको हम लोग कवर करते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको जरूर दबा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कराई जाती है और यहाँ पर आपको अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन आज का शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, सारे के सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न ही कितना इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है और इस टेस्ट को पूरा लगाइए और अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता करके जाइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो ये किया था जापान ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 दिसंबर 1941 को, 7 दिसंबर, ये डेट भी आपको याद रखना है, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेस, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित था, पर्ल हार्बर, उस पर आक्रमण किया। और 8 दिसंबर, अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका का प्रवेश दूसरे विश्व युद्ध में हो जाता है। और अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को, आपको याद भी होगा, 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था। उसका नाम लिटिल बॉय था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय इसका नाम था। और इसमें जो है किसका इस्तेमाल किया गया था? यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फिर से एटम बम गिराता है अमेरिका। उसका नाम फैट मैन था। उसका नाम क्या था? उसका नाम फैट मैन था। ठीक है, और इसमें प्लूटोनियम 293 का इस्तेमाल किया गया था। प्लूटोनियम 293 का। क्लियर? चलिए, इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। और इसके बाद जापान दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलंग नामक प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पर है। अलंग नामक प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड जो है ये कहाँ पर है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। हारना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार परिश्रम करते रहना है। आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर मंथ में लेने की संभावना है, इसलिए तैयारी आप करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, अलंग नामक प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। तो देखिए, यह जो है गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। ठीक है, जहाज तोड़ने के लिए यह प्रसिद्ध है, संसार का सबसे बड़ा केंद्र है। अलंग को जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अलंग को जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सीप को स्क्रैप किया जाता है। सीप स्क्रैपिंग यार्ड है, यानी कि जहाज तोड़ने के लिए यह एक केंद्र है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। इनमें से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। चलिए आप देखेंगे कितना अच्छे लेवल का सारे के सारे प्रश्न हैं। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने 50 से भी अधिक वीडियो को कवर किया हुआ है। मैंने इन सब का प्लेलिस्ट बना दिया है और उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। बिल्कुल बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसी पर आधारित हमने सारे वीडियोस को कवर कराया हुआ है। और पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, सबका एक ही साथ पीडीएफ दिया जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए, कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है इसमें से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बिहू तो है ही, बागरुम्बा भी है और सत्रिया भी है। मंदजास नहीं है। मंदजास जो है ये जम्मू कश्मीर का है। मंदजास जो है ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसमें से कौन सा है? चलिए आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में है। किस नदी द्वारा यह बनाया गया है? तो यह बराही नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बराही नदी, ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूध सागर जो है ये किस नदी पर है? तो ये मांडोई नदी पर है। मांडोई नदी पर है, यहाँ मैं लिखता हूँ मांडोवी नदी पर है यह। क्लियर। धुआंधार जो है ये नर्मदा पर है। धुआंधार नर्मदा पर है। और बिहार जो है ये टोन्स रिवर पर है। बिहार जलप्रपात टोन्स नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन का है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023। इस बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे विषय सूची में इस बुक में टोटल 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इसमें टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इन बुक्स को आप ले सकते हैं और अपनी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। एपेक का फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए ध्यान से पढ़िए, आंसर कमेंट करिएगा फटाफट। सभी लोगों को, मेरे भाई मेरे बहन सबको आंसर कमेंट करना है। चलिए, एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देखिए कहाँ पर दिया गया है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, एपेक जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एपेक का हेडक्वार्टर जो है ये सिंगापुर में है। कहाँ पर है? सिंगापुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? चलिए, इसी तरह के प्रश्न आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 21,991 पदों पर, 21,391 पदों पर जो आई है उसके लिए इसी तरह के प्रश्न इस बार 2023 में बनेंगे। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो यहाँ पर देखिए अध्यक्षात्मक हो गया और एक आपका हो गया संसदनात्मक। क्लियर, एक अध्यक्षात्मक हो गया और एक संसदनात्मक हो गया। अध्यक्षात्मक में जो होता है इसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली में प्रधान होता है और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संवैधानिक और वास्तविक दोनों का प्रधान होता है। किसमें? अध्यक्षात्मक में संवैधानिक प्रधान भी होता है और वास्तविक प्रधान भी होता है। लेकिन इस तरह के संसदनात्मक में क्या होता है, राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। समझ गए ना? क्लियर। तो ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अध्यक्षात्मक में सर्वे सर्वा यानी कि संवैधानिक भी और वास्तविक भी राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न है हमारा कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य इनमें से दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? चलिए कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर सोच समझ करके कमेंट करेंगे। अगर आप हमारे जो सेट्स चलते हैं, जो सुपर प्रैक्टिस सेट हो या फिर परीक्षा वाला रियल प्रश्न हो, अगर आप उसमें 35 प्लस ला लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा में बात करें तो प्रतिनिधित्व किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है, 80 सीट है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का कितना है तो 48 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का कितना है तो 42 है। बिहार का कितना है, बिहार का 40 है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का 39 है, और आंध्र प्रदेश का जो है ये 25 है। तो पूछा गया है कि दूसरे नंबर पर तो महाराष्ट्र हो जाएगा कितना 48, और पश्चिम बंगाल कितना 42। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कितना है, बिहार में 40 है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच गया कौन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बता दिया कितना है 29 है, 29 मध्य प्रदेश में याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में कितना है, आंध्र प्रदेश में जो है 25 है, और तमिलनाडु में कितना है, तमिलनाडु में 39 है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। चलिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंग्रेजी में कहेंगे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न बनेगा कि स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो भी आपको याद रखना है कि यह विश्व विरासत दिवस के ही बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, यानी कि स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। चलिए किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। बिहार पुलिस के लिए हमने एक मास्टर वीडियो कराया हुआ है, 2 घंटे का क्लास है, बिहार पुलिस मास्टर वीडियो या फिर मैराथन क्लास। ठीक है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उस वीडियो से प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप को थॉमस कप दिया जाता है, बताइए किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। थॉमस कप और उबेर कप। ठीक है, थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप ये दिया जाता है किसमें, तो बैडमिंटन में, बैडमिंटन राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट एक बार। निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था, इटली के पुनर्जागरण का कवि निम्नलिखित में से कौन था। चलिए आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्लास जो है रोज़ होगा, 1-2 दिन स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं था, और मुहर्रम के दिन गांव में मेला का भी आयोजन होता है, इसीलिए 1-2 दिन वीडियोस नहीं आए थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कंटिन्यू वीडियो आएगा इस चैनल पर। बिहार पुलिस की तैयारी अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास वीडियो का पहुँच जाए। कौन सा इसमें से इटली के पुनर्जागरण का कवि था। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है ये इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है पुनर्जागरण का शुरुआत। और इटली के पुनर्जागरण का जो अगर हम बात करें कवि, महान कवि, पुनर्जागरण के जनक माना जाता है दांते को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है। एक राज्य जहां किसी राज्य का जो है किसी सरकार का राज्य नहीं है, बताएंगे सरकार का राज्य बना लीजिए ऐसे, किसी सरकार का राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य नहीं होता है, वह राज्य क्या कहलाता है। चलिए कोई ना कोई स्टेट में रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि जो राज करने वाली पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी सत्ता में होती है। एक राज्य जहाँ किसी सरकार का वहाँ पर शासन नहीं है, वह राज्य क्या कहलाता है, तो वह राज्य जो है ये कहलाता है एनार्की, यानी कि हिंदी में इसको अराजकतावाद कहेंगे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अराजकता, अराजकतावाद कहेंगे। ठीक है, चलिए एनार्की राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, एनार्की राइट आंसर हो जाएगा। एनार्की जो है यह राजनीतिक विज्ञान की वह विचारधारा है जिसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विचारधारा विज्ञान की वह विचारधारा है जिसमें राज्य की उपस्थिति को अनावश्यक माना जाता है, तो याद रखेंगे ये एनार्की है, यानी कि अराजकतावाद है।
अब यहाँ पर देखिए डायरकी आया हुआ है। सबसे पहले यहाँ प्लूटोक्रेसी से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्लूटोक्रेसी मतलब समाज में कुछ धनी लोगों के शासन का प्रभुत्व होता है, उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद देखिए ऑटोक्रेसी क्या होता है। ऑटोक्रेसी जिसमें सारी शक्ति जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और डायरकी जो होता है, डायरकी इसमें क्या होता है, डायरकी में शासन का अधिकार दो व्यक्ति के हाथ में होता है। क्लियर है? एक बार मैं और रिपीट कर दूं क्या? चलिए, प्लूटोक्रेसी में क्या होता है, प्लूटोक्रेसी में जो है समाज में कुछ धनी लोगों के शासन और प्रभुत्व होता है। ठीक है। उसके बाद ऑटोक्रेसी में क्या होता है, शासन का अधिकार ये जो होता है, सारी शक्ति जो है शासन का ये एक ही व्यक्ति में नियंत्रित होता है, एक ही व्यक्ति में निहित होता है और एक ही व्यक्ति नियंत्रित करता है। और डायरकी में क्या होता है, शासन का अधिकार दो व्यक्ति के हाथ में होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सड़क के रोशनी के जो परावर्तक होते हैं ये साधारणतः होते हैं किस दर्पण के होते हैं? चलिए आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। सेशन को बीच में नहीं ड्रॉप करना है, सारा सेशन देखना है, कंप्लीट देखना है। चलिए, बीच में छोड़ेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। और बाकी आप जाएंगे दूसरी जगह, हल्के हल्के क्वेश्चन पर टिक लगा लेंगे। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको और आप समझेंगे कि आप वाह बहुत बढ़िया तैयारी है मेरी। चलिए, तो वैसा आप गलती मत करिए। चलिए बताइए, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं ये अवतल दर्पण के होते हैं, क्योंकि इस दर्पण द्वारा प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। ठीक है, समानांतर और शक्तिशाली किरण पुंज जो है यह दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है, इसीलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल सड़क की रोशनी के परावर्तक के लिए किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहली बार शायद आपको मिला भी होगा। लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? चलिए, लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आंसर कमेंट करके। लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह राज्य जो है कौन सा है? फटाफट आंसर कमेंट करिए। लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग आंसर। तो देखिए ये झारखंड में है। कहाँ पर है लवलोंग? झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है इनमें से? हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। चलिए बताएंगे कि बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आंसर फटाफट कमेंट करिए। चलिए, सबके हाथ में मोबाइल है, सब लोग आजकल न्यूज़ बड़े चाव से देखते हैं। ठीक है, चलिए बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अश्वमेघ देवी बनी हैं, अश्वमेघ देवी। ठीक है, नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग इसका आंसर। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वार एंड पीस पुस्तक लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, लियो टॉल्स्टॉय ने। अच्छा, कार्ल मार्क्स की पुस्तक मैंने बताया भी है, आपको याद है ना, दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ठीक है, और एक है कोली कैल्सीफेरॉल, एक होता है कोली कैल्सीफेरॉल। यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में भी लिख देता हूँ कोली। तब तक इसका आंसर आप कमेंट करिए, कैल्सीफेरॉल। चलिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख दिया। बताएंगे किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन D2 को, और कोली कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन D3 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और विटामिन जो डी है इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए, विटामिन D2 ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी यानी कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले क्या था? पहले ये केवल ब्रिक था, BRIC। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी।
और संस्थापक जो देश थे उसमें ब्राज़ील था, रूस था, इंडिया था और चाइना था, इसीलिए इसका नाम ब्रिक था। लेकिन 2010 में इसमें आकर के जुड़ा दक्षिण अफ्रीका, और ये ब्रिक अब बन गया ब्रिक्स। ठीक है, अब ये ब्रिक पूरा क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें आकर के जुड़ा और इसका नाम ब्रिक्स बन गया। क्लियर है, याद रखेंगे। इसका पहला सम्मेलन ब्रिक्स का 2009 में हुआ था। पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था, पहला रूस में हुआ था। इंडिया अब तक 3 बार ब्रिक्स का मेज़बानी कर चुका है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा 2023 में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह है, किस वर्ष में पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए आंसर कमेंट करेंगे, पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। चलिए आंसर कमेंट करेंगे, और कहाँ पर हुआ था साथ साथ ये भी कमेंट कर दीजिएगा, जानते हैं तो कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 1992 में हुआ था। कहाँ, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, चलिए रियो डी जेनेरियो में हुआ था पहला 1992 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 2002 में। कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। तीसरा हुआ था 2012 में, फिर से रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि वित्त आयोग है एक किस प्रकार का संस्था। चलिए बताएंगे, वित्त आयोग है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। चलिए कमेंट करेंगे भाई, सारे लोगों को आंसर कमेंट करना है। चलिए बताइए वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग का जिक्र जो है यह अनुच्छेद 280 में है। जब संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, इसका मतलब एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है, और वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है, और अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के NK सिंह हैं। कौन है, NK सिंह हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने एवं अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है। चलिए कमेंट करेंगे इसका आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने एवं अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है। चलिए स्कोर बताएंगे कि आप 35 ला रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने एवं अनुमोदित करने की जिम्मेदारी जो है ये किसकी है। तो फ्रेंड्स ये महासभा की है, महासभा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महासभा की है। महासभा जो है ध्यान रखेंगे, इसकी नियमित बजट जो है महासभा के द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, हर दूसरे वर्ष महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को अनुमोदित किया जाता है। और ये जो महासभा है ना, इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद इसको कहा जाता है। ठीक है, लघु संसद इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है, आपको पता है। स्थापना 1946 में हुई थी, और सरकारी भाषाएं इसकी क्या है यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये फ्रेंच और अंग्रेजी है। क्या है, फ्रेंच और अंग्रेजी है। तो देखिए फ्रेंच तथा अंग्रेजी यहाँ पर दिया गया है, फ्रेंच और इंग्लिश है, याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन हैं। पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन, इसके लेखक कौन हैं। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक को लिखा है किसने, इस पुस्तक को लिखा है माओ जेडोंग ने। किसने लिखा है, माओ जेडोंग ने लिखा है। याद रखेंगे माओ त्से तुंग यानी कि माओ जेडोंग, माओ त्से तुंग माओ जेडोंग एक ही है, नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक हैं माओ जेडोंग यानी कि माओ त्से तुंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। चलिए कमेंट करेंगे आंसर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अच्छा, प्रश्न अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय न लगा रहे, ठीक है, मान लीजिए भारतीय नहीं है,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं। तब याद रखेंगे कौन? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और ये पहली महिला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। चलिए अब आंसर करेंगे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स ये मदर टेरेसा हैं। कौन है? मदर टेरेसा हैं। राइट आंसर मदर टेरेसा हो जाएगा। इनको 1979 में जो है दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और भारत रत्न भी याद रखेंगे, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न इनको दिया गया था 1980 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है कि बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग इसका आंसर। बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए बताएंगे सभी लोग, आंसर कमेंट करेंगे। आसान प्रश्न है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वर्मी कल्चर केचुआ पालन कहलाता है। ठीक है, केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी, शहद के लिए मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपी कल्चर। मधुमक्खी का पालन जो है ये कहलाता है आपका एपी कल्चर। सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट का पालन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसका संबंध सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे, सामाजिक अनुबंध के सुधार से नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए, निम्न में से किसका संबंध सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं है? चलिए कमेंट करिए अब इसका आंसर। किसका संबंध सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं है? सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं है। चलिए राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं है। किसका इसमें से नहीं है? तो देखिए सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित जो है ये होब्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और रूसो हो जाएगा। मिल सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें याकू जनजाति पाए जाते हैं? याकू जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। याकू जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? याकू जनजाति जो है ये पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा याकू जनजाति, याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, कांगो बेसिन में कौन सा जनजाति पाया जाता है? पिग्मी जनजाति पाया जाता है। पिग्मी या पिग्मीज कह लीजिए, पिग्मीज या पिग्मी कह लीजिए। ठीक है, सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाया जाता है, बद्दू जनजाति। ठीक है, दू बद्दू जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान से है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान से संबंधित है? चलिए बताएंगे दल बदल से संबंधित। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां। ठीक है, अच्छा 22 भाषाओं का उल्लेख पूछा जाता है, किस अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख? तो ये फ्रेंड्स ये 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची याद रखेंगे, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून 1985 में, दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? यानी कि जिसमें कोशिका अनुपस्थित होता है उसको अकोशिकीय जीव कहा जाता है। जिसमें कोशिका अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, उसको अकोशिकीय कहा जाता है। अकोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें से कौन सा है? चलिए आंसर कमेंट करेंगे अब। राइट आंसर इसका क्या होगा? अकोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें से कौन सा है? अकोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये वायरस है। वायरस यानी कि विषाणु अकोशिकीय जीव है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई थी? फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा, चलिए बताएंगे, आंसर कमेंट करिए आप तब तक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
आंसर कमेंट करेंगे कि फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी। देखिए, फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा जो है ये 27 अगस्त 1789 को हुई थी। ठीक है, 27 अगस्त 1789 को। क्लियर है, याद रहेगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मानवाधिकारों की घोषणा है, ये इसका मसौदा जो है, मानवाधिकारों की घोषणा का मसौदा, ये तैयार किसने किया था? तो मार्क्विस डी लाफायट, मार्क्विस डी लाफायट ने जो है यह थॉमस जेफरसन की मदद से तैयार किया था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस में जो मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी उसका मसौदा किसने तैयार किया था? तो मार्क्विस डी लाफायट ने। किसकी सहयोग से? तो थॉमस जेफरसन के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब कि बिहार में घोघा झील स्थित है। बिहार में घोघा झील जो है ये कहाँ पर है? घोघा झील कटिहार में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और कांवर झील कहाँ पर है? कांवर झील बेगूसराय में है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन, अब ध्यान से प्रश्न को पढ़ना आपको, यहाँ पर विटामिन नहीं दिया गया है, यहाँ पर प्रोटीन पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर विटामिन पूछ देता तब तो आप विटामिन के बना देते, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन पूछ रहा है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये फाइब्रिनोजन है। ठीक है, फाइब्रिनोजन याद रखेंगे, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हिपैरिन भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, लेकिन हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है, थक्का नहीं बनाता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन रोकता है। और रक्त का थक्का बनाता कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन है। विटामिन पूछेगा तो विटामिन के होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर कि भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण से होती है? भारत की अधिकांश वर्षा जो है यह किस मानसून के कारण होती है? चलिए फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत की अधिकांश वर्षा जो होती है यह दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से भारत जो है प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन के अतिस्राव से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? अतिस्राव से इंसुलिन के निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? चलिए सोच समझ करके आंसर कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं आप यहाँ पर मधुमेह देख लिए और टिक मधुमेह पर ही फटाक से लगा देंगे, थोड़ा सोच समझ करके आंसर देंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है इंसुलिन के अतिस्रावन से होता है? इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है? अच्छा, इंसुलिन के कम स्रवन से, इंसुलिन के कम स्रवन से या अल्प स्रवन कह लीजिए, अल्प स्रवन से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह होता है। लेकिन अति श्रवण से होता है हाइपोग्लाइसीमिया। अधिक श्रवण से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसमें रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। लेकिन इस इंसुलिन में क्या होता है, जो मधुमेह में क्या होता है, मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें जो है हाइपोग्लाइसीमिया में रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है, जिससे कि रोगी के शरीर में जनन क्षमता और दृष्टि क्षमता कम होने लगती है और जो पेशेंट है उसको अधिक थकावट महसूस होती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। अति श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया और अल्प श्रवण से मधुमेह होता है इंसुलिन के। चलिए अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच की प्रिज्म पर आपतित होती है। प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर न्यूनतम विचलित होता है, कौन सा वह प्रकाश का रंग है? चलिए श्वेत प्रकाश की एक किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, प्रिज्म पर यह श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होगी और ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। कितने रंगों में भाई? तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जा गया। ठीक है, चलिए ये आपका रेड हो गया और ये आपका बैगनी हो गया, यानी कि वायलेट हो गया। चलिए श्वेत प्रकाश एक किरण कांच से होकर के श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, तो प्रकाश का कौन सा रंग जो है न्यूनतम विचलित होगा? तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है,
यानी कि इसमें लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है वह सबसे कम विचलित होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, सबसे कम बैंगनी का है, तो यह सबसे अधिक विचलित होगा। क्लियर है? जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। क्लियर? और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ अधिकतम विचलन पूछता तो बैंगनी होता, न्यूनतम पूछा इसलिए लाल होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमोडी है, लेकिन प्रश्न में दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। चलिए आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यह डोडा बेटा है। डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत पर है, नीलगिरी पहाड़ी की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी की, ठीक है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हमारा कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार बताएंगे किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जे.बी. डनलप जो है इन्होंने वायवीय टायर का आविष्कार किया था। किसका? वायवीय टायर का आविष्कार किया था जे.बी. डनलप ने। और ई टोरिसेली ने किसका आविष्कार किया था? ई टोरिसेली जो है इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था। बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरिसेली ने किया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग किसके कारण से होता है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खसरा रोग किसके कारण होता है? खसरा रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्षचरित, देखिए हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में अश्व सेना का प्रधान क्या कहलाता था? हर्षचरित किसकी है? वान भट्ट की रचना है। वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में अश्व सेना का प्रधान क्या कहलाता था? हर्ष के मंत्री परिषद में अश्व सेना का प्रधान जो है ये क्या कहलाता था? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका। तो हर्ष की मंत्री परिषद में अश्व सेना का प्रधान जो होता था ये कहलाता था कुंतल, कुंतल कहलाता था। और गज सेना का, गज सेना का जो प्रधान होता था, गज सेना का जो प्रमुख होता था, गज सेना का प्रमुख ये क्या कहलाता था? तो ये स्कंदगुप्त कहलाता था, स्कंदगुप्त कहलाता था, ठीक है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्री परिषद में गज सेना का जो प्रधान होता था, गज सेना का प्रमुख, ये स्कंदगुप्त कहलाता था, ठीक है। और ध्यान रखेंगे प्रधान सचिव क्या कहलाता था? प्रधान सचिव जो है ये क्या कहलाता था? तो प्रधान सचिव जो है ये भंडी कहलाता था। भंडी, भंडी प्रधान सचिव को कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आप सिंहनाद जो है, सिंहनाद ये प्रधान सेनापति कहलाता था। प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हैं? 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हैं? चलिए फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। 10 कुमार चरित्र के लेखक जो हैं ये दंडी हैं, दंडी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। चलिए बताएंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है कौन सा? बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में शामिल जो है ये बुद्ध, धम्म और संघ है, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ है, सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को, समान वर्षा वाले स्थानों को जो मिलाती है उसको क्या कहा जाता है? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा हैं वो क्या कहलाती हैं? तो ये फ्रेंड्स आइसो हाइट कहलाती है, समान वर्षा वाला। समान दाब वाला जो है ये आपका क्या कहलाता है? समान वायुदाब जो प्रदर्शित करता है ये आइसो बार है। और बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर्स रेखा कहलाती है। तो मेरा मकसद इन सबको आपको बताना था, खास करके आइसो हाइट को, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसो हाइट कहलाती है। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर्स रेखाएं कहलाती है। और समान वायुदाब प्रदर्शित करने वाली रेखा आइसो बार कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किस तीर्थंकर ने जोड़ा था? 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के, ठीक है। चलिए कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अहिंसा,
सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, और पांचवा जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये ब्रह्मचर्य है। ठीक है, चलिए, एक, एक, दो, तीन, चार और ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। ये जो 4 महाव्रत हैं, यहाँ देखिए इनको मैं घेरा कर देता हूँ। ये जो 4 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, इसको दिया था किसने? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, उन्होंने दिया था। और 5वां ब्रह्मचर्य जो है इसको जोड़ा था 24वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि इनमें से कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा जो पुस्तक इसमें से लिखी गई है वो कोलिजन ईयर भी है, द टर्बुलेंट ईयर भी है और द ड्रामेटिक डिकेड भी है। ठीक है, द कोलिजन ईयर, द टर्बुलेंट ईयर और द ड्रामेटिक डिकेड, उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था? भारत का पहला समाचार पत्र इसमें से कौन सा था? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। भारत का पहला समाचार पत्र जो था ये बंगाल गजट था। बंगाल गजट किसकी है? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको शुरू किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 46 नंबर की एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर एचपी जिसको कहा जाता है उसमें कितना वाट होता है? तो एक एचपी बराबर कितना होता है? कितना वाट होता है? तो ये 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है इनमें से कौन सा है? ये भी बताएंगे कि ये किस राज्य में है और किस नदी पर है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, किस नदी पर है और किस राज्य में है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा जो इसमें से नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में है। ठीक है, असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं ना, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट। तो वोटर्स लिस्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मतदाता सूची तैयार कौन कर सकता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किस सूची पर? बताइए कौन सा सूची है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य और समवर्ती सूची दोनों पर, संघ राज्य और समवर्ती सूची तीनों पर, किस में है? तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति होती है ये किस अनुच्छेद में है? तो सबसे पहले बताएंगे 213 आर्टिकल में है और ये राज्य सूची पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आखिरी प्रश्न है, अपने स्कोर बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, अपना स्कोर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर